कल हमने कहाँ तक कंप्लीट किया था? कल हमने कवर किया था, बेसिकली वी टॉक्ड अबाउट द प्रोसेस ऑफ फैगोसाइटोसिस। ये हमारे पास क्या था? हमारा इन्नेट इम्यून रिस्पॉन्स था जो कि फैगोसाइट्स परफॉर्म कर रहे होते हैं। Before we move to any other type of immune response, let's first discuss something about the blood cells. हमने कल बात की, सॉरी, द WBCs, हमारे जो लिम्फोसाइट्स होते हैं, हम उन पे बात करते हैं कि इनकी ओरिजिन, इनकी प्रोडक्शन, इनकी म्यूचुरेशन किधर हो रही होती है। अच्छा, हमारे पास बेसिकली होते क्या है? स्टेम सेल्स होते हैं इन द बोन मैरो। ठीक है, वी हैव स्टेम सेल्स वेयर इन द बोन मैरो। हमारे जितने भी ब्लड सेल्स हैं ना, चाहे वो आरबीसी हो, चाहे वो डब्ल्यूबीसी हो, चाहे वो प्लेटलेट्स हो, उनकी जो प्रोडक्शन हो रही होती है वो कहाँ पर हो रही होती है? वो हमारे स्टेम सेल्स ऑफ द बोन मैरो में हो रही होती है, राइट। कभी कभी हम अक्सर सुना होगा कि हमारे पास जो पेशेंट्स होते हैं, जिनको हमारे पास ब्लड कैंसर होता है या कोई ब्लड रिलेटेड डिजीज होती है और उसको क्योर करना होता है, या जब हम लोग सिकल सेल एनीमिया डिस्कस कर रहे थे तो हमने कहा था कि उसकी जो परमानेंट ट्रीटमेंट होती है वो ये है कि आप बोन मैरो ट्रांसप्लांट करवा दें, ताकि एक हेल्दी बोन मैरो रिप्लेस कर दे एक मैल फंक्शन बोन मैरो को, ताकि बोन मैरो जो ब्लड सेल्स प्रोड्यूस करे वो सही प्रॉपरली फंक्शनिंग ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस करे। तो हमारे पास जितनी भी ब्लड सेल्स हैं वो कहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे होते हैं? वो हो रहे होते हैं प्रोड्यूस इन योर बोन मैरो। हमारे पास दो तरह के बेसिकली स्टेम सेल्स होते हैं, माइलोइड स्टेम सेल्स एंड लिम्फोइड स्टेम सेल्स। अब यहाँ पर वर्ड क्या आ गया? लिम्फ आ गया। तो इससे आप ये इजीली फिगर आउट कर सकते हो कि लिम्फोइड स्टेम सेल्स किनको प्रोड्यूस कर रहा होगा? लिम्फोसाइट्स को प्रोड्यूस कर रहा होगा। लिम्फोसाइट्स में हमारे पास क्या होते हैं? बी लिम्फोसाइट्स एंड वी हैव आवर टी लिम्फोसाइट्स। बाकी जितने ब्लड सेल्स हैं, फॉर एग्जांपल योर आरबीसीज, your platelets, और जो remaining WBCs हैं, for example your neutrophils, your basophils, your eosinophils, your macrophages और monocytes, ये कहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे होते हैं? ये कौन प्रोड्यूस कर रहे होते हैं? कौन से वाले स्टेम सेल्स? आपके माइलॉइड स्टेम सेल्स प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। लिम्फोइड स्टेम सेल्स आपके खाली लिम्फोसाइट्स को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, विच आर योर टी लिम्फोसाइट्स एंड योर बी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, हमारे पास लेट्स अंडरस्टैंड कि ओरिजिनेशन हमने समझ ली कि हमारे पास जो ब्लड सेल्स हैं और जो स्पेसिफिकली हमारे लिम्फोसाइट्स हैं वो कहाँ पर ओरिजिनेट कर रहे हैं, वो कहाँ पर उनकी प्रोडक्शन हो रही है? वो हमारे स्टेम सेल्स ऑफ द बोन मैरो में हो रही है। ठीक है, तो हमारे पास इफ आई टॉक अबाउट द हेडिंग ऑफ ओरिजिनेशन एंड मैच्योरेशन ऑफ टी सेल्स या टी लिम्फोसाइट्स, तो वो कहाँ पर है? ओरिजिनेशन या प्रोडक्शन कहाँ पर हो रही है? प्रोडक्शन हो रही है इन द बोन मैरो। सारे हमारे पास जो ब्लड सेल्स होते हैं वो कहाँ पर प्रोड्यूस हो रहे होते हैं? वो आपके बोन मैरो में प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, राइट। हाउएवर हमारे पास जो टी लिम्फोसाइट्स है ना, इनकी जो मेच्योरेशन होती है वो बोन मैरो में नहीं होती। बाकी सारे जो ब्लड सेल्स हैं उनकी ओरिजिनेशन, उनकी मेच्योरेशन, उनका सब कुछ कहाँ पर हो रहा होता है? उनका हो रहा होता है बोन मैरो में। जब वो मेच्योर हो जाते हैं तब बोन मैरो से वो रिलीज करते हैं इनटू द ब्लड एंड दे बिकम पार्ट ऑफ द ब्लड सिस्टम। But for the T lymphocytes, the immature T lymphocytes actually go in a gland called thymus. थाइमस आपकी चेस्ट के पास, चेस्ट के ऊपरी हिस्से में कहीं होता है। आपके क्या कहते हैं, जो आपका थायराइड ग्लैंड है उसके पास आपका ये थाइमस ग्लैंड होता है। टी लिम्फोसाइट्स टी से हैं, थाइमस टी से है। सो रिमेंबर दैट द टी लिम्फोसाइट्स आर मैच्योर्ड इन द थाइमस। जब ये थाइमस में मैच्योर हो जाते हैं फिर ये अपने आप को रिलीज करते हैं कहाँ पर? अपने ब्लड स्ट्रीम के अंदर। ठीक है, अच्छा, नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन इमेच्योर ब्लड सेल एंड अ मैच्योर ब्लड सेल? हमारे पास
एज आई सेड, कल हम बात कर रहे थे कि जो ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, वो ग्लाइकोप्रोटीन्स हमारे पास सेल रिकग्निशन मार्कर्स होते हैं, राइट? ग्लाइकोप्रोटीन्स on the cell surface membrane are what? Cell recognition markers. और उनका एक सर्टेन शेप होता है, राइट? उनका एक सर्टेन शेप होता है. फॉर एग्जाम्पल, लेट मी शो यू एक इमेज से मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ बात. नॉट दिस वन, एक सेकेंड. Yep, this one. Okay. Now you look at these cells. इन सारे सेल्स की सरफेस पे जो भी रिसेप्टर आपको नजर आ रहा है, जो भी सेल रिकग्निशन मार्कर आपको नजर आ रहा है, जो भी ग्लाइकोप्रोटीन नजर आ रहा है, इफ यू कुड ऑब्जर्व, इन सबका जो शेप है वो डिफरेंट है, राइट? इट इज डिफरेंट, यानी इस पर कौन सी चीज आकर बाइंड करेगी जो इसके शेप को फिट कर सके, इस पे कौन सी चीज आकर बाइंड करेगी जो इसकी शेप को फिट कर सके, इस पे कौन सी चीज आकर बाइंड करेगी जो इसकी शेप को फिट कर सके. एंड सेम गोज फॉर दिस वन, दैट जो भी इसके कॉम्प्लीमेंट्री शेप रखने वाली चीज होगी वो इस पे आकर बाइंड करेगी. तो हमारे पास मेच्योरेशन में बेसिकली ये सेल रिकग्निशन मार्कर्स, ये ग्लाइकोप्रोटीन्स, ये रिसेप्टर्स, बेसिकली आपके जो ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, दे एक्ट एज सेल रिकग्निशन मार्कर्स, और यू कैन से रिसेप्टर फॉर्म कर लेते हैं. So your glycoprotein receptor are placed or they are formed in the maturation process. Immature जो blood cells होते हैं उनके ऊपर ये cell recognition markers, ये glycoprotein receptors नहीं attach हुए होते, नहीं formulate हुए होते. But when they become mature, during the maturation, each T cell membrane or each T cell surface has a glycoprotein receptor placed on it. Are we clear on this? Okay, perfect. So each T cell has a glycoprotein receptor placed on its surface. Okay. Acha, अब let's talk about the origin and maturation of B cells. Origin obviously हमें पता है, सारे blood cells का भी हम discuss कर चुके हैं, that they are produced in bone marrow. And हमारे पास इनकी maturation भी कहाँ पर हो रही होती है? Bone marrow में हो रही होती है. हमारे पास only the T cells are the ones that are released in the immature from the bone marrow, and they get, what do you say, they get matured inside the thymus. Otherwise हमारे पास remaining जितने भी WBCs हैं वो साथ, चाहे वो न्यूट्रोफिल्स हो, बेसोफिल्स हो, एसिनोफिल्स हो, मोनोसाइट्स हो, बी सेल्स हो, ये सारे के सारे कहाँ पर मेच्योरेशन अंडरगो कर रहे होते हैं? ये मेच्योरेशन अंडरगो कर रहे होते हैं बोन मैरो के अंदर, ठीक है? अच्छा, इनकी भी मेच्योरेशन में यही चीज हो रही होती है कि हमारे पास इनकी मेच्योरेशन में द ग्लाइकोप्रोटीन receptor is placed on the cell surface membrane. लेकिन there is a little catch over here. हमारे पास B cells की जो सेल सरफेस पे ग्लाइकोप्रोटीन रिसेप्टर अटैच होता है, वो ग्लाइकोप्रोटीन रिसेप्टर इज नॉट अ नॉर्मल और यूजुअल ग्लाइकोप्रोटीन रिसेप्टर, उसका एक खास नाम होता है. और वो क्या नाम होता है? अ वेरी कॉमन नेम जो हम सब ने सुना होता है, एंटीबॉडीज. द ग्लाइकोप्रोटीन रिसेप्टर the glycoprotein receptor of B cells is termed as antibodies. So now antibodies हमारे पास, ये हमने सेल सर्फेस मेम्ब्रेन एंड ट्रांसपोर्ट के चैप्टर में पढ़ा था, दैट हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन के जब हमने बहुत सारे रोल्स आइडेंटिफाई किए थे और लिस्ट डाउन किए थे, तो हम उनमें से हमने एक रोल उसका ये पढ़ा था दैट सर्टेन ग्लाइकोप्रोटीन are acting as antibodies.
अब इस चैप्टर में हमें वो आंसर मिल गया है कि वो ग्लाइकोप्रोटीन्स जो बी सेल के रिसेप्टर फॉर्म कर रही होती हैं, या जो बी सेल के रिसेप्टर ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, खाली वही ग्लाइकोप्रोटीन रिसेप्टर्स को हम एंटीबॉडीज कहते हैं। सेल सरफेस मेम्ब्रेन में हमने हमने क्या कहते हैं, स्पेसिफिकली बात नहीं की थी कि कौन से ग्लाइकोप्रोटीन्स ऐसे होते हैं जो कि एंटीबॉडीज के तौर पर एक्ट करते हैं। बट यहाँ पर हमें ये जवाब मिल रहा है कि जो बी सेल्स के रिसेप्टर ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, दे आर टर्म्ड एज एंटीबॉडीज। बी सेल्स के अलावा एंटीबॉडीज का वर्ड हम किसी और ब्लड सेल, किसी और बॉडी सेल के लिए यूज नहीं करते। आर वी क्लियर ऑन दिस? टर्म्ड एज एंटीबॉडीज मीन कि क्या हमारे पास सारे ग्लाइकोप्रोटीन्स को हमने कोई अभी तक नाम दिया था? हमने ग्लाइकोप्रोटीन्स पढ़े हुए हैं सेल सरफेस मेम्ब्रेन के टॉपिक में। अभी हमने नहीं, एंटीबॉडीज आके बाइंड बी से बेसिकली, वेट, एंटीबॉडीज किससे बाइंड करते हैं, कैसे बाइंड करते हैं, वो अभी हम बात करेंगे आगे चल के इम्यून रिस्पॉन्सेज में। बट एंटीबॉडीज किसे कहते हैं या एंटीबॉडीज क्या होती हैं? एंटीबॉडीज बेसिकली बी सेल की सरफेस पर पाई जाती हैं। सारे बी सेल्स, बी इट अ बी प्लाज्मा सेल और बी इट अ बी मेमोरी सेल, इनकी सरफेस पर हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ बी सेल, ठीक है। ये बी सेल अभी स्पेशलाइज नहीं हुआ इनटू अ प्लाज्मा सेल और अ मेमोरी सेल, ये एक बी सेल है, अभी इसकी क्या कहते हैं, स्पेशलाइजेशन इनटू अ प्लाज्मा सेल और अ मेमोरी सेल नहीं हुई है। इसकी सरफेस पर लगे हुए हैं हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन, सही है। इसकी सरफेस पे लगे हुए हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स। ये जो ग्लाइकोप्रोटीन रिसेप्टर्स हमारी बी सेल की सरफेस पे लगे हुए होते हैं, दीज आर कॉल्ड एंटीबॉडीज। हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन रिसेप्टर्स ऑन द सरफेस ऑफ अ बी सेल, ये हमारे पास क्या बुलाए जाते हैं, ये एंटीबॉडीज बुलाई जाती हैं। इसके बाद यस, हमारे पास एक बी सेल की फिर स्पेशलाइजेशन होती है, हम उस स्पेशलाइजेशन को अभी थोड़ी देर में पढ़ रहे होंगे कि बी सेल फिर माइटोसिस करके अपने जैसे आइडेंटिकल कुछ बी सेल्स बनाती है, ठीक है। उनमें से कुछ प्लाज्मा सेल बनते हैं और उनमें से कुछ मेमोरी सेल बनते हैं, ठीक है। इनके पास एग्जैक्टली वही एंटीबॉडी होगी जो पेरेंट बी सेल के पास थी, बट एक फर्क होता है, ये जो प्लाज्मा सेल है वो इन एंटीबॉडीज को ब्लड में रिलीज कर सकता है, वो अपनी एंटीबॉडीज को ब्लड में प्रोड्यूस कर सकता है। जो हमारे पास एंटीबॉडीज होती हैं वो हर बी सेल के सरफेस रिसेप्टर्स होते हैं, लेकिन वो बी सेल अपनी सरफेस से उन एंटीबॉडीज को अलग करके प्रोड्यूस या रिलीज नहीं कर सकता ब्लड सेल के अंदर। हर बी सेल के पास एंटीबॉडीज होती हैं उसकी सरफेस पे, यस दैट इज करेक्ट। बट कैन ऑल बी सेल्स प्रोड्यूस एंड रिलीज दोज एंटीबॉडीज इन द ब्लड? नो, only plasma cells, only and only plasma cells are the cells that can produce and release antibodies in the bloodstream. Is this clear now? Okay, it's clear. अभी हम जब पूरा इम्यून रिस्पॉन्स अंडरस्टैंड करेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो बट फॉर नाउ लेट्स जस्ट कीप इट टिल हियर कि हमारे पास बी सेल के जो सरफेस के रिसेप्टर्स होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन रिसेप्टर्स, वो एंटीबॉडीज होती हैं। हर बी सेल की सरफेस के जो रिसेप्टर्स होते हैं उनको हम एंटीबॉडीज बुलाते हैं। वो बी सेल उन एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस या रिलीज नहीं कर सकता, सॉरी, उनको प्रोड्यूस हर बी सेल के ऊपर प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज हो रही होती है, बट वो प्रोडक्शन रिलीज नहीं हो सकती इनटू द ब्लड स्ट्रीम। बी सेल पे स्पेशलाइज होता है डिफरेंट, हमारे पास क्या कहते हैं, कुछ बी सेल्स डिवाइड होकर प्लाज्मा सेल्स बन जाते हैं, कुछ बी सेल्स डिवाइड और मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाते हैं, बी मेमोरी सेल्स बन जाते हैं। जो बी प्लाज्मा सेल्स होते हैं उनका जॉब क्या होता है, टू रिलीज दोज एंटीबॉडीज इनटू द ब्लड स्ट्रीम टू कॉम्बैट द पैथोजन, जिसके लिए वो स्पेसिफिक इन नेचर होते हैं। और मेमोरी सेल्स का ये काम होता है कि वो नेक्स्ट टाइम वही सेम पैथोजन अगर ब्लड की स्ट्रीम में एंटर कर जाए तो बिफोर दिस एंटायर प्रोसेस इज ट्रिगर्ड, वो फौरन से उसको पकड़ के उस पर अटैक करता है। हम इन सारी चीज़ों को एक एक करके, सारे इम्यून रिस्पॉन्सेज को हमने जैसे पढ़ रहे हैं, हमने कल इनेट पढ़ा, फैगोसाइटोसिस पढ़ा, आज हम लोग बेसिकली ये एंटीबॉडीज वाला रिस्पॉन्स पढ़ेंगे, और फिर मंडे की क्लास में हम टी किलर सेल्स वाला रिस्पॉन्स पढ़ेंगे। हम इन 3 डिफरेंट इम्यून रिस्पॉन्सेज को जब पढ़ लेंगे तो उसके बाद हम एक समरी बनाएंगे कि किस तरह से ये इम्यून रिस्पॉन्स आपस में
सीरीज में कोऑर्डिनेटेड होते हैं। और फिर ना सिर्फ कोऑर्डिनेटेड होते हैं, मेमोरी सेल्स का फायदा क्या होता है कि अगली दफा अगर वही पैथोजन आए तो पहले फैगोसाइटोसिस हो, फिर एंटीबॉडी प्रोडक्शन हो, फिर जाके वो एंटीबॉडीज ब्लड में रिलीज हो, और फिर ब्लड में वो एंटीबॉडीज क्या करें, कॉम्बैट करें एंटीजन से। ये एक लंबा प्रोसेस है, राइट। फैगोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस के बाद एंटीबॉडी प्रोडक्शन, एंटीबॉडी प्रोडक्शन के बाद पैथोजन से निजात हासिल करना, दिस इज अ लॉन्ग प्रोसेस। जब हमारे पास मेमोरी सेल्स पहले रिस्पॉन्स के बाद बन जाते हैं, तो वो मेमोरी सेल्स क्या करते हैं, वो फौरन से उस पैथोजन को देख के उसको डायरेक्टली अटैक कर देते हैं। पूरा फैगोसाइटोसिस, पूरा एंटीबॉडी प्रोडक्शन फिर से रिपीट होने की जरूरत उस तरह से नहीं पड़ती। तो ये फायदा होता है इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी डेवलप करने का।